अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये नवी जमात का सियासियात का दूसरा सबक है, भारत की खारजा पॉलिसी की पेशरफ्त। तो इसी सबक के सभी सवाल जवाब आज हम हल करेंगे। तो इसके पहले हमारे यहाँ पे तारीख के सभी सवाल जवाब अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो दरसी किताब का ये पहला सवाल है कि जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल, डैश जौहरी तवानाई कमीशन के कयाम का अहम मकसद था। तो यहाँ पे जवाब है दाल में जौहरी तवानाई की पैदावार करना। दूसरा सवाल है यहाँ पे, ये भी दरसी किताब से है कि डैश दुनिया के तमाम ममालिक का सबसे अहम मकसद बन गया। यहाँ पे है मुआशी तरक्की। तीसरा सवाल है, भारत की खारजा पॉलिसी में मंदरजा जेल को खुसूसी अहमियत हासिल है, जौहरी तरक्की को। चौथा सवाल है यहाँ पे दरसी किताब का, 1947 में भारत 1974 में, हाँ 47 नहीं है सॉरी, 1974 में भारत ने डैश के मुकाम पर जौहरी जांच की। कहाँ पे की? पोखरन में की। और ये एक्स्ट्रा मालूमात में हम और भी सवालात दे रहे हैं, जिसमें ये पांचवा है, डैश ने भारत की खारजा पॉलिसी में अदम वाबस्तगी पर जोर दिया। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। छठा सवाल है यहाँ पे, भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में डैश ने अहम किरदार अदा किया। तो जिसमें है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल आता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात की सातवां सवाल, भारत के दस्तूर की दफा डैश में खारजा पॉलिसी की रहनुमा उसूल दिए गए हैं। तो ये है 51। आठवां सवाल है, डैश भारत की खारजा पॉलिसी की खुसूसियत रही है। यहाँ है बैनुल अक़वामी अमन। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मालूमात में नवा सवाल है कि अदम वाबस्तगी की दो बुनियादी उसूल डैश है। तो अमन और दोस्ती। 10वां यहाँ पे सवाल है, जनूबी एशियाई ममालिक में ताउन बढ़ाने के लिए डैश तंजीम कायम की गई। तो यहाँ है सार्क। अब आखिरी और 11वां सवाल है, 1991 के बाद भारत ने डैश की पॉलिसी इख्तियार की। तो यहाँ है आजाद मुआशी निजाम की पॉलिसी। अब यहाँ पे फहरिस्त मुकम्मल करना है हमें। यहाँ नाम दिए गए हैं सभी के और यहाँ उनके अहम काम। तो पहला है, हम देखेंगे पहले में लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद मुआहदे में इनका अहम किरदार रहा है। दूसरा है इंदिरा गांधी, शिमला मुआहदे में इनका अहम किरदार रहा। तीसरा है राजीव गांधी, भारत सरकार श्रीलंका मुआहदे में इनका अहम रोल रहा। चौथा है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये लाहौर एलानिया इनका अहम काम था। पांचवा है यहाँ पे नरसिम्हा राव, मशरिक की जानिब देखिए पॉलिसी को इन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया। छठा है नरसिम्हा राव का ही कि भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिश की, इसमें अहम इनका किरदार है। अगला है यहाँ पर, ये आप एक लोगो देखिए, ये ब्रिक्स है। इंडिया 2016 में इंडिया ने ये ब्रिक्स में अपनी शमूलियत बरकरार रखी है। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सतह की मुआशी तंजीमों में भारत की शमूलियत में इजाफा हुआ, मसलन G20 और ब्रिक्स। अब इनमें 5 कंट्रियां हैं। ब्रिक्स का मतलब है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये पांचों की निशानी है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि अगर ये लोगो कहीं दिखता है तो आप ये समझिए ये ब्रिक्स है, इसमें 5 कंट्रियां की शमूलियत है। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। पहला सवाल है, भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत काबिल जिक्र है। तो जवाब है यहाँ पर कि ये बयान सही है, क्योंकि अब हमें इसका पहला पॉइंट हम देंगे कि कम्युनिस्ट चीन को यूएनओ की रुकनियत देने का मुतालबा करने वालों में भारत सरफहरिस्त था। दूसरा पॉइंट है कि 1954 में चीन के वजीर आजम और भारत के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात के बाद ये ताल्लुक ज्यादा मजबूत हुआ। तीसरा पॉइंट है, इन दोनों लीडरों में पंचशील उसूलों के तहत दोस्ताना मुआहदा हुआ। इस तरह पंडित नेहरू ने भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी। दूसरा सवाल है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पहल की।
जवाब है यहाँ पर ये बयान सही है क्योंकि हमें इसकी वजाहत देनी है। तो इसका पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम परवेज मुशर्रफ से वाजपेयी ने दोनों मुल्कों में अमन व अमान कायम करने के लिए बातचीत की। दूसरा है 1999 में वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा करके अमन व सलामती तरक्की के लिए लाहौर मुआहदा किया। तीसरा पॉइंट है कि वाजपेयी की ही कोशिशों से लाहौर से नई दिल्ली तक समझौता एक्सप्रेस रेलवे की खिदमत और सदाए सरहद नामी बस खिदमत का आगाज हुआ। उनकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली। और बच्चों यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा सवालात भी हम इसमें दे रहे हैं। तीसरा है जो खारजी पॉलिसी हमेशा बदलती रहती है। तो जवाब है कि ये बयान सही है क्योंकि पहला पॉइंट बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात के लिहाज से कौमी मकासद में तब्दीलियां आती हैं। दूसरा पॉइंट है इन तब्दीलियों के मुताबिक कौमी मुफादात भी बदल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कौमी मुफादात में जो तब्दीलियां होती हैं उनके मुताबिक खारजा पॉलिसी में भी तब्दीली होती है। इस वजह से हर मुल्क की खारजा पॉलिसी हमेशा बदलती रहती है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा सवाल, खारजा पॉलिसी का तय करते वक्त मुल्क की जुग्राफियाई महल वक़्फ़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो जवाब है ये बयान गलत है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट है कि मुल्क की जुग्राफियाई महल वक़्फ़ के लिहाज से खारजा पॉलिसी का तय किया जाता है। महल वक़्फ़ यानी उसका जो रकबा होता है ना मुल्क का, वो कहा जाता है। उसे देखकर उसके लिहाज से पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट, मुल्क का रकबा, आबादी, साहिल समंदर, मादनी दौलत, पड़ोसी मुल्क वगैरह तमाम अवामिल खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। इस वजह से खारजा पॉलिसी का तय करते वक्त मुल्क की जुग्राफियाई महल वक़्फ़ का ख्याल रखना भी पड़ता है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा, 1991 के बाद भारत की खारजा पॉलिसी की रफ्तार ज्यादा तेज हो गई। तो जवाब है ये बयान सही है क्योंकि पहला पॉइंट, सर्द जंग खत्म होने के बाद सियासी और फौजी ताल्लुकात की अहमियत कम हो गई और तिजारत, तालीम, टेक्नोलॉजी को अहमियत हासिल हो गई। दूसरा पॉइंट है 1991 के बाद भारत ने आज़ाद मुआशी पॉलिसी इख्तियार करने की वजह से पड़ोसी मुल्कों से तिजारत बढ़ गई। तीसरा पॉइंट है आलमी तिजारत में शिरकत की वजह से हमारी मुआशी तरक्की की शरह में इजाफा हुआ। इस वजह से 1991 के बाद भारत की खारजा पॉलिसी की रफ्तार ज्यादा तेज हो गई। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6, भारत एक जिम्मेदार जौहरी इस्लाह से लैस मुल्क का किरदार निभा रहा है। तो जवाब है ये बयान सही है क्योंकि इसका पहला पॉइंट है जौहरी इस्लाह का हामिल मुल्क होने के बावजूद भारत ने हमेशा तर्क इस्लाह की कोशिश की हिमायत की है। दूसरा पॉइंट है भारत हमेशा आलमी अमन व सलामती का ख्वाह रहा है। तीसरा पॉइंट है भारत का ये मौक़िफ़ है कि वो जौहरी इस्लाह के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा। इससे जाहिर होता है कि भारत एक जिम्मेदार जौहरी इस्लाह से लैस मुल्क का किरदार निभा रहा है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सातवां सवाल है कि भारत ने जौहरी इस्लाह तौसीबंदी मुआहदे पर दस्तखत किया है। तो जवाब है ये बयान गलत है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, जौहरी इस्लाह की तौसी रोकने के लिए जौहरी इस्लाह तौसीबंदी मुआहदा और हम जहद जौहरी तजुर्बा इंसदाद मुआहदा किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है भारत का मौक़िफ़ है कि इन दोनों मुआहदों में सिर्फ बड़े मुल्कों को फायदा पहुंचाने वाली शराइत है। तीसरा पॉइंट है इन मुआहदों की शराइत तरक्की पजीर ममालिक पर दिल आज़ार पाबंदियां आयद करती हैं। इस वजह से भारत ने जौहरी इस्लाह तौसीबंदी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। पहला सवाल है भारत की खारजा पॉलिसी। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे मुल्कों के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना है। इस सिलसिले में मुल्क में जो पॉलिसी तय की जाती है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है 1947 में भारत ने आज़ाद होने पर अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादाना तौर पर तैयार करनी शुरू की। तीसरा पॉइंट है भारत की खारजा पॉलिसी बैनुल अक़वामी अमन, सलामती और हकूक़ इंसानी की कदरों पर मबनी है। चौथा पॉइंट है भारत दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर जोर देता है। पांचवा पॉइंट है भारत के दस्तूर की दफा 51 में मंदरज रहनुमा उसूल में खारजा पॉलिसी की फहरिस्त के मुताबिक भारत अपनी खारजा पॉलिसी तय करता है। अब यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे दूसरा, कौमी मुफादात।
अब यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि अपने मुल्क की आज़ादी और मुतअद्दिद हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तदबीरें की जाती हैं उन्हें कौमी मुफाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने मुल्क के लिए मुफीद मवाफिक मामलात पर गौर करके हुकूमत जो फैसले करती है उसे कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अपनी मुआशी तरक्की के जरिए अपनी ताकत में इजाफे की कोशिशें भी कौमी मुफाद में शामिल हैं। चौथा पॉइंट है मुल्क के आज़ादी, मुक़्तदर हैसियत और सालमियत की हिफाजत करना यानी दफ़ा कौमी मुफाद होना है। पांचवा है पॉइंट खारजा पॉलिसी के जरिए कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अगला सवाल तीसरा है यहाँ पर आलमी अमन। आलमी अमन में हम देखेंगे यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट कि मुल्क के दरमियान तनाव और तशद्दुद का माहौल ना हो बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो, यही आलमी अमन है। दूसरा पॉइंट सिर्फ अपने ही मुल्क में अमन ना हो बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी अमन हो, तभी आलमी अमन कायम होगा। तीसरा पॉइंट है आलमी अमन का इन्हिसार मुल्कों के आपसी दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन पर होता है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे जौहरी इस्लाह और जंगी हथियार में इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। पांचवा है यहाँ पे पॉइंट इफलास, जारहियत, मजहबी जुनून, नस्ल परस्ती और पुरतशद्दुद कौम परस्ती की वजह से आलमी अमन को नुकसान पहुंच रहा है। छठा पॉइंट मुआशी तरक्की, हम आहंगी की पॉलिसी, ताउन का रुझान, जमहूरी समाज और दिगर मुल्कों में मुक़्तदर हैसियत का एहतराम वगैरह अमूर आलमी अमन के क़याम में मावन होते हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम यहाँ खारजा पॉलिसी को भी देंगे कि जवाब का पहला पॉइंट है अपने दाखिली मामलात के लिए दूसरे मुल्कों से किस तरह मामलात बरतना है, इस बारे में मुल्क जो पॉलिसी तय करता है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं। जिसका दूसरा पॉइंट है किसी मुल्क से दूसरा दोस्ती करना है, किस मुल्क के ग्रोह में शामिल होना है, किस मुल्क से तिजारत करना है या किसी आलमी मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है, ये सारे अमूर खाना खारजा पॉलिसी में शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है खारजा पॉलिसी का तय करते में अपने मुल्क का मुफाद और तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहमियत रखता है। चौथा पॉइंट है हर आज़ाद और मुक़्तदर हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी तय करती है, लेकिन दूसरे मुल्कों का दबाव होने या मुआशी लिहाज से दूसरे मुल्कों पर मुनसर होने की सूरत में आज़ादाना तौर पर खारजा पॉलिसी का तय करने में दुश्वारी पेश आती है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4 जौहरी इस्लाह साजी की वजह से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया है, अपनी राय दीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है ये मेरी राय है कि अमेरिका के जापान पर गिराए गए एटम बम के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि जौहरी इस्लाह कितने तवाकिन है। दूसरा पॉइंट है इसका कि आज दुनिया में रूस, फ्रांस, इंग्लिस्तान, अमेरिका, चीन, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और भारत के मुल्कों में जौहरी इस्लाह है। तीसरा पॉइंट है जौहरी इस्लाहों में इजाफा की वजह से दुनिया के कई मुकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चौथा है यहाँ पे पॉइंट कि सर्द जंग के दौरान की जंग जैसे हालात दोबारा पैदा हो गए हैं, इस वजह से तीसरी जंग अजीम का खतरा लाहक है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जौहरी इस्लाह साजी की वजह से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया है। अब यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर 5 मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि भारत की खारजा पॉलिसी जिन कदरों पर मबनी है उन पर रोशनी डालिए। तो जवाब है यहाँ पर भारत की खारजा पॉलिसी जिन कदरों पर मबनी है इन पर रोशनी डालिए। तो जवाब है भारत की खारजा पॉलिसी मंदरजा झेल कदरों पर मबनी है। पहला पॉइंट बैनुल अक़वामी अमन और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना। दूसरा बैनुल अक़वामी मसाइल और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना। तीसरा दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखना। चौथा बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना। पांचवा इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हुए उनकी हिफाजत करना। अब अगला सवाल है यहाँ पे दो भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जिन लोगों ने काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी हैं उनके बारे में मालूमात दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है उसका जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत चीन ताल्लुकात कायम करके उन्हें अस्तवार करने की पहली कोशिश हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। दूसरा पॉइंट है उनके बाद वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सिलसिले में अहम काम किया। तीसरा पॉइंट है बाद में आज तक के तमाम वज़राए आजम ने चीन से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा भारत की खारजा पॉलिसी के मकसद तहरीर कीजिए।
अब ये देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपने मुल्क की सलामती पर आंच न आने देना। दूसरा है भारत के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत करना। तीसरा पॉइंट है भारत की मुआशी तरक्की के लिए गैर मुमालिक के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात कायम करना। चौथा पॉइंट है कि बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की निगहदाश्त को तरजीह देना और बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना। अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे अगला सवाल है कि मुल्क के सियासी निज़ाम पर खारजा पॉलिसी किस तरह इन्हिसार करती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है जमहूरी मुल्कों में खारजा पॉलिसी का तय करने में पार्लियामेंट का अहम किरदार होता है। दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट में खारजा पॉलिसी पर बहस होती है। हस्ब इख्तिलाफ पार्टी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के बारे में सवालात पूछकर इस पर तनकीद करके हुकूमत को काबू में रख सकती है। तीसरा पॉइंट है वफाकी तर्ज हुकूमत वाले मुल्कों में खारजा पॉलिसी का तय करते हुए रियासतों का ख्याल रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि रियासतों के पड़ोसी मुल्कों में पेश आने वाले वाकयात का इन पर असर पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि आमराना तर्ज हुकूमत वाले मुल्कों की खारजा पॉलिसी आमर के मुफादात के मुताबिक होती है। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों यहाँ अगला सवाल है कि मुल्क की मईशत का खारजा पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मुल्क के दरामदात बरामदात आलमी तिजारत में इस मुल्क का हिस्सा मुल्क की मईशत खारजा पॉलिसी पर असर अंदाज होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जिन ममालिक का मुआशी निज़ाम मजबूत होता है वो दूसरों पर कम इंहिसार करते हैं, वो अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादाना तौर पर तय कर सकते हैं। इस तरह मुल्क की मईशत का खारजा पॉलिसी पर असर पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि कमजोर मईशत वाले मुल्क दूसरों पर ज्यादा इंहिसार करते हैं। ऐसे ममालिक आज़ादाना तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी का तय नहीं कर पाते। अगला सवाल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा में है, खारजा पॉलिसी तैयार करने में इंतजामिया की अहदेदारान किस तरह ताउन करते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अगरचे वजीर आजम और काबीनी वज़राए खारजा पॉलिसी तय करते हैं, लेकिन पॉलिसी के फैसले पर पहुंचने के लिए उन्हें इंतजामी अहदेदारों यानी अफसरों के ताउन की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है वो खारजा पॉलिसी तय करने के लिए जरूरी मालूमात जमा करते हैं। तीसरा पॉइंट है मालूमात का तजज़िया करते हैं। चौथा पॉइंट, इन मालूमात की बुनियाद पर वो काबीना को मुनासिब मशवरा देने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों सवाल और भी है कि दस्तूर की दफा 51 में खारजा पॉलिसी के मुतालिक कौन से रहनुमा असूल दिए गए हैं। तो जवाब है दस्तूर की दफा 51 में खारजा पॉलिसी के मुतालिक दर्जे झेल रहनुमा असूल दिए हैं, जिसका पहला पॉइंट है बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम करना। दूसरा है मुल्कों के दरमियान मुनसिफाना और बावकार ताल्लुकात कायम करना। तीसरा है बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों का एहतराम करना। चौथा है ट्रिब्यूनल यानी सालिस की मदद से बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों हमारे पास और सवाल है कि भारत की खारजा पॉलिसी तय करने में पंडित नेहरू का किरदार वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आज़ाद भारत के पहले वजीर आजम और पहले वजीर खारजा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। इस पॉलिसी के जरिए उन्होंने नौ आबादियात की मुखालिफत की। दूसरा पॉइंट है कि बैनुल अक़वामियत की हामी की हैसियत से आलमी अमन व सलामती को तरजीह दी। तीसरा पॉइंट है कि सर्द जंग के ज़माने में अदम वाबस्तगी इख्तियार की। चौथा पॉइंट है कि तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके भारत की मुआशी तरक्की के लिए दूसरे मुल्कों से मदद ली। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल हमारे पास अगला है कि इब्तिदाई दौर में भारत की खारजा पॉलिसी की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि किसी भी मुल्क के दबाव में आए बगैर आज़ादाना तौर पर बैनुल अक़वामी वाक़यात को समझना। दूसरा पॉइंट है बैनुल अक़वामी अमन को अहमियत देना। तीसरा है पॉइंट पाकिस्तान और चीन की जानिब से होने वाले मुमकिना खतरात को ध्यान में रखना। चौथा है यहाँ पे पॉइंट खारजा पॉलिसी में खुद कुफैली पर जोर देना। अब एक्स्ट्रा सवाल में हमारे पास और है सवाल, भारत को किन मुल्कों के साथ और कब जंग करना पड़ी। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आज़ादी मिलते ही 1947 और 48 में पाकिस्तान के कश्मीर में दरअंदाजी करने की वजह से पहली जंग करनी पड़ी। दूसरा पॉइंट है 1962 में चीन के हमले का जवाब देना पड़ा। तीसरा पॉइंट है 1965 में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से जंग हुई। चौथा 1971 में कारगिल के इलाके में पाकिस्तान के दोबारा दरअंदाजी करने की वजह से जंग हुई।
अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि 1947 से 1990 के अरसे में भारत की खर्जा पॉलिसी में खुसूसी अमूर क्या थे। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1947 से 1990 के अरसे में भारत ने अदम वाबस्तगी को इख्तियार किया। इस वजह से भारत को दोनों बड़ी ताकतों से मदद मिली। दूसरा पॉइंट है, इस अरसे में भारत ने अपना दफाई निजाम मजबूत किया। इसके लिए दरकार टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुल्कों से हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि इस अरसे में भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों यानी पाकिस्तान और चीन से जंग करनी पड़ी। चौथा पॉइंट है कि 1974 में भारत ने जौहरी तजुर्बा करके अपनी ताकत भी साबित कर दी। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि भारत की जौहरी पॉलिसी वाजे कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जौहरी ताकत की अहमियत के पेश नज़र आज़ाद भारत ने जौहरी तवानाई पैदा करने के लिए जौहरी तवानाई मुहिकमा और जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया। दूसरा पॉइंट है, फौजी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने 1974 में पहला जौहरी तजुर्बा किया। तीसरा पॉइंट है कि 1998 में दूसरा जौहरी तजुर्बा करके जौहरी इस्लाह तैयार किया। चौथा पॉइंट है, जौहरी इस्लाह ले जाने वाले लॉन्चर तैयार करके भारत ने अपनी फिजाई फौज और बहरी फौज को ताकतवर बनाया। अब यहाँ पे ये आखिरी और छठा दरसी किताब का सवाल है, मंदरजा झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। सवाल है, खर्जा पॉलिसी का तय करने वाले अवामिल। तो इसका जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। खर्जा पॉलिसी का तय करने वाले अवामिल में मुल्क का जोग्राफियाई महल वकू, दूसरा सियासी निज़ाम, तीसरा मुआशी निज़ाम, चौथा इंतज़ामी अवामिल और पांचवा सियासी क़यादत। अगला यहाँ पर जो हमारा तस्वुराती खाका है वो ब्रिक्स तंजीम की रुकन मुमालिक, मैंने आपको पहले ही देखी उसका लोगो दिखा दिया है, जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स है। तो पहले आता है ब्राजील, फिर आर से रूस, फिर आई से इंडिया, सी से ब्रिक्स ना तो चीन, फिर जुनूबी अफ्रीका। इस तरह से ये ब्रिक्स बन जाता है। ये एक लोगो है, इसे याद रखिए। एक्स्ट्रा मालूमात में हम यहाँ पर आपको और भी तस्वुराती खाका दे रहे हैं। जौहरी इस्लाह की तौसीह को रोकने के लिए किए गए मुआहदे। तो जौहरी इस्लाह, तौसीह बंदी मुआहदा और हम जहद जौहरी तजुर्बा इंसदाद मुआहदा, ये दो मुआहदे किए हुए हैं। और यहाँ पे तस्वुराती खाका और भी है एक्स्ट्रा मालूमात में। मुल्क की खर्जा पॉलिसी का तय करने में इनका अहम किरदार होता है। किन किन का होता है? सदर जमहूरिया यानी वजीर दफा, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर मालियात। अब यहाँ पे फिक्र अंगेज सवाल आते हैं बच्चों, आपको इसे नोट करना है, आपको खुद करना है। पहला सवाल है कि आपकी राय में खर्जा पॉलिसी में कौन सी शक्कें होनी चाहिए। दूसरा है, आपकी राय में मुल्क की मुआशी कुव्वत में इजाफा करने के लिए गरीबी दूर करने के साथ साथ और कौन सी कोशिशें करनी चाहिए। तीसरा है सवाल, मुल्क की मुआशी तरक्की की श्रेय से क्या मुराद है। चौथा है सवाल, आपकी राय में जौहरी इस्लाह की तौसीह रोकने के लिए कौन से इकदाम किए जाने चाहिए। ये देखिए बच्चों, आपको सोच समझ के इसमें करना है। आप अपने मतलब इसको फिक्र से करिए, इसको नोट करिए और इसके जवाबात खुद से करिए। क्या पता ये एग्जाम में सवाल के तौर पर आ जाए। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है, कदीम जमाने में जिन ममालिक के साथ भारत की तिजारती ताल्लुकात कायम थे उनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। कदीम जमाने, पुराने जमाने की बात हो रही है। दूसरा सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, भारत और अमेरिका में जो यकसानियत यानी मुश्तरक और फर्क है उन्हें तलाश करके जदुल बनाइए। तो ये दोनों काम आपको अपने ओन से करना है, अपने आप से करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर दीजिए। इससे मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा आता है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बच्चे लाइक दे रहे हैं। और उर्दू मीडियम के बच्चों में मेरे लेसन को ज़रूर शेयर करिए बच्चों, ताकि देखिए उन्हें भी कोई डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक्स्ट्रा सवाल जवाब के साथ आपको ये लेसन कंप्लीट कराती हूँ। कोई भी लेसन में डाउट हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।